हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडिटिव्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। सो इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 3 है एडिटिव्स का। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं कि व्हाट आर द रिमेनिंग एडिटिव्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। सो इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें क्या होता है, अकेसिया एंड सेलुलोज ईस्टर्स सच एज मिथाइल सेलुलोज हैव बीन commonly used as emulsifying agent especially for small scale preparations. अकेसिया एंड सेलुलोज ईस्टर्स जैसे एग्जाम्पल है मिथाइल सेलुलोज, वो कॉमनली यूज किए जाते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट स्पेशली स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के केस में। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेज एडेड टू इमल्शंस टू प्रिवेंट coalescence of the globules of the dispersed phase in the system. इमल्सिफाई एजेंट्स वो सब्सटेंसेज है जो ऐड किए जाते हैं इमल्शंस में, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोलोसेंस किसका, ग्लोब्यूल्स का, ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स का जो कोलोसेंस है उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शंस में ऐड किए जाते हैं। These act by reducing the interfacial tension between two phases and forming a stable interfacial film between the two. As we all know, emulsions are basically two types: oil in water and oil in water and water in oil. So ये act करते हैं emulsifying agent reduce करने के लिए interfacial tension between two phases that are oil and water and form करने के लिए stable interfacial film between two phases, और क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए स्टेबल इंटरफेजियल फिल्म दोनों फेजेस के बीच में। सो नेक्स्ट है विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, दीज एजेंट्स मे समटाइम बी एडेड टू ओरल लिक्विड्स टू इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी एंड ईज ऑफ पोरिंग। ये एजेंट कभी कभी ऐड किए जाते हैं ओरल लिक्विड्स में, क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। पैलेटेबिलिटी के यहाँ पर मतलब है टेस्ट, ऑर्डर, उसका नेचर बेसिकली, और उसका ईज ऑफ पोरिंग यानी कि इजीली वो पोर हो पाए, उसको ईज करने के लिए, पोरिंग को ईज करने के लिए ये ऐड किए जाते हैं। The addition of sugars in relatively high concentration leads to an increase in viscosity and they also serve as sweetening agent. तो एडिशन ऐड करना शुगर्स रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन में, यानी कि हाई कंसंट्रेशन में अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो इंक्रीज करती है विस्कोसिटी को और ऑल्सो एक्ट करता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट। अगर हम ऐड कर रहे हैं हाई शुगर, रिलेटिवली जितना उसमें होना चाहिए उससे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का शुगर अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी लिक्विड प्रिपरेशन में, तो वो इंक्रीज करता है विस्कोसिटी और काम करता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोवेव प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज एंड विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रिपरेशंस। सो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स एट द नेम इंडिकेट्स, ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं प्रिपरेशन में। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर रहे हैं तो वो हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, बिकॉज जहाँ लिक्विड होता है वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, तो उसको इनिबिट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वी विल ऐड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। Only a limited number of antimicrobial preservatives are appropriate to oral administration and few of these are inactive in alkaline pH. तो एक लिमिटेड नंबर के एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव अप्रोप्रिएट होते हैं, मतलब आप कह सकते हो अप्रोप्रिएट का मतलब सही होते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड फ्यू ऑफ दीज, उनमें से भी कुछ इनएक्टिव होते हैं एल्कलाइन पीएच में। अगर आपका किसी ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म का पीएच एल्कलाइन है तो उनमें से भी कुछ इनएक्टिव हो जाएंगे on that particular pH. Antimicrobial preservative that have been used in oral liquid preparation include chloroform, इथेनॉल, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ईटीसी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं लिक्विड ओरल लिक्विड प्रिपरेशन में यूज होते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है। बेंजोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड्स आर ओनली एक्टिव एट लो पीएच। तो इसमें से बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड जो है वो एक्टिव होते हैं ओनली ऑन लो पीएच। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एंटीऑक्सीडेंट्स। These are substances that are added to prevent oxidative degradation of labile substances in the preparations.
सो ये सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन किसका, लेबाइल सब्सटेंसेस का, जो कि प्रेजेंट है प्रिपरेशंस में. द एंटीऑक्सीडेंट have a high affinity for oxygen and compete for it with labile substances in the formulation. और एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करते हैं या होता है एक हाई एफिनिटी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, एंड compete फॉर इट, और compete करते हैं इसके लिए किसके साथ, विद लेबाइल सब्सटेंसेस इन द फॉर्मुलेशन में. Next है the ideal antioxidant should be non-toxic, non-irritant, effective at low concentration under the expected conditions on storage and use, soluble in the vehicle and stable to reaction other than oxidation. So basically we will talk about the ideal properties of antioxidant. तो एक antioxidant non-toxic होना चाहिए, यानी कि वो toxicity या toxic effect show ना करे while we are taking या while anyone is taking that oral liquid preparation. नॉन इरिटेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इवन वी आर गोइंग टू एड अ लो कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट, तो वो लो कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट शो करना चाहिए, और इफेक्ट उसको शो करना चाहिए एक्सपेक्टेड कंडीशंस, यानी कि जिस कंडीशंस में हम स्टोर करेंगे यूज़ करेंगे उन कंडीशंस में भी उसका इफेक्ट शो होना चाहिए. सॉल्युबल होना चाहिए व्हीकल में, जो कि हमारा सॉल्वेंट है या बेस है उसमें सॉल्युबल होना चाहिए. स्टेबल होना चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी उसकी ठीक होनी चाहिए, वो ख़राब ना हो जाए या अपना नेचर प्रिपरेशन चेंज ना कर दे ड्यू टू दैट. और टू रिएक्शन अदर देन ऑक्सीडेशन, तो सॉल्युबल इन व्हीकल और स्टेबल होना चाहिए किन में, रिएक्शंस में अदर देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से अलग जो रिएक्शंस हैं उनमें स्टेबल होना चाहिए. नाउ एंटीऑक्सीडेंट फॉर यूज इन ओरल प्रिपरेशन शुड बी ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. एंटीऑक्सीडेंट जो कि हम यूज़ करेंगे ओरल प्रिपरेशंस में वो ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होना चाहिए. सम ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर लिक्विड इंक्लूड, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट फॉर द लिक्विड preparations that are ascorbic acid, sodium sulfide, sodium metabisulfite, etc. So these are the examples which we used as an antioxidant in liquid preparations. Now we will talk about sweetening agents. As the name indicate, ये ऐड किए जाते हैं so that we can mask the unpleasant taste of our preparation. जो unpleasant taste है, यानी कि जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमको बिटर लग रहा है, सोर लग रहा है, मतलब हम उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मास्क करने के लिए हम ऐड करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस में. दीज आर सब्सटेंसेस एडेड टू फॉर्मुलेशन टू मास्क द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट ऑफ द एक्टिव मेडिकामेंट्स एंड मेक द प्रिपरेशन मोर पेटेबल. सो ये सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में क्या करने के लिए, मास्क करने के लिए. मास्क का मतलब है ओवरकम कर लेना, मास्क करने के लिए या छिपा लेना या कम कर देना, मास्क करने के लिए. ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, ऑब्जेक्शनेबल जो टेस्ट होता है किसका, एक्टिव मेडिकामेंट का, एंड प्रिपरेशन को मोर पेटेबल, मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनली ओरल लिक्विड मेडिकामेंट्स हैव बीन स्वीटेंड विद वेरियस फॉर्म ऑफ शुगर्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज, सुक्रोज, सिरप्स एंड हनी. ट्रेडिशनली तौर पे ओरल लिक्विड मेडिकेशंस हैव बीन, इनको स्वीटनिंग एजेंट्स में ऐड किए जाते थे. कौन से स्वीटनिंग एजेंट, वेरियस फॉर्म ऑफ शुगर्स ऐड की जाती थी जो इंक्लूड करती थी ग्लूकोज, सुक्रोज, सिरप्स एंड हनी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लेवरिंग एजेंट्स. तो इसका डेफिनेशन है, दीज आर यूज टू मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट एंड टू मेक मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट स्पेशली चिल्ड्रन. ये यूज़ किए जाते हैं मास्क करने के लिए अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर एक्टिव मेडिकामेंट का और मेडिसिन को मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पेशेंट के लिए, यानी कि पेशेंट मेडिसिन को एक्सेप्ट करे, उसको कंज्यूम करे, उसके लिए हम ऐड करते हैं. स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के केस में स्पेशली ये ऐड किए जाते हैं. द टाइप ऑफ फ्लेवर इज यूजुअली चूजन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट टू बी मास्क्ड. तो टाइप ऑफ फ्लेवर हम जनरल तौर पे सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जो कि टेस्ट हमको मास्क करना है उसके अकॉर्डिंग हम वो फ्लेवर सेलेक्ट करते हैं. द एज ऑफ द पेशेंट टू हुम द मेडिसिन इज इंटेंडेड इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट. ये बात भी डिपेंड करती है कि जो मेडिसिन है वो किस एज के पेशेंट के लिए बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, या फिर किस एज के पेशेंट के लिए वो मेडिसिन में हम फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, वो जो डेटा है वो भी यहाँ पर मायने रखता है. चिल्ड्रन यूजुअली प्रिफर स्वीट और फ्रूट फ्लेवर्ड मेडिसिन वेयर सम अडल्ट चूज एसिडिक फ्लेवर्स. जैसे कि चिल्ड्रन आमतौर पर प्रेफर करते हैं स्वीट या फिर कोई फ्रूट के फ्लेवर की मेडिसिन, और जबकि कुछ अडल्ट जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं एसिडिक फ्लेवर्स.
फ्रूट फ्लेवर्स हेल्प टू मास्क एसिड और सोर टेस्टेड। फ्रूट फ्लेवर्स जो है वो हेल्प करते हैं मास्क करने के लिए एसिड और सोर टेस्ट को। जैसे सिनामन है, बटर स्कॉच एंड ल्यूकोराइस हैव बीन सेड टू बी इफेक्टिव विद सॉल्टी टेस्ट, वेयर एज चॉकलेट एंड वेरियस फ्रूट सिरप्स में डिस्ग्यून्स बिटर टेस्ट। सिनामन है, बटर स्कॉच एंड ल्यूकोराइस वो कहे जाते हैं कि ये इफेक्टिव है मास्क करने के लिए सॉल्टी टेस्ट, और जबकि चॉकलेट और डिफरेंट टाइप के फ्रूट सिरप्स जो हैं वो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए सुटेबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट एडिटिव्स ऑफ दिस स्लाइड ऑफ दिस पार्ट, जो कि हमने 3 पार्ट में वीडियो ये बनाई है। तो लास्ट एडिटिव है दैट इज कलरिंग एजेंट्स। These are generally added to liquid preparation to mask the unpleasant appearance or to increase the acceptability of the preparation to the patient. कलरिंग एजेंट जनरली ऐड किए जाते हैं लिक्विड प्रिपरेशन में, क्या करने के लिए, मास्क करने के लिए अनप्लीजेंट एपियरेंस। एपियरेंस यानी कि वो दिखने में अगर थोड़ा अनप्लीजेंट लग रहा है तो अनप्लीजेंट अपीयरेंस को, और इंक्रीज करने के लिए एक्सेप्टेबिलिटी किसकी, प्रिपरेशन की, किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो कलरिंग एजेंट हम उस पर्पज से यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी मे बी एनहांस्ड बाय इंक्लूजन ऑफ ए कलर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्लेवर ऑफ द प्रिपरेशन। एक्सेप्टेबिलिटी तब जाके और एनहांस हो जाती है जब हम ऐसा कलर या कलरिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है, जो कि फ्लेवर ऑफ प्रिपरेशन यानी कि जो प्रिपरेशन का फ्लेवर है उससे रिलेटेड है, जो हम कलरिंग एजेंट उसमें यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डाइज टू बी यूज शुड बी नॉन टॉक्सिक। जो हम डाइज यूज कर रहे हैं यानी कि कलरिंग एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है या वो कैसा होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि वो और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रिपरेशंस में उन्हीं के साथ वो रिएक्शन स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अदर इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन। द selection of the coloring agent require an in-depth knowledge of physiochemical properties of both the dyes and other excipients. तो while we are selecting the coloring agent for any preparations, तो we are required in depth knowledge, यानी कि उनको complete knowledge होना चाहिए किसके बारे में, उसकी फिजियोकेमिकल, कलरिंग एजेंट की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी यानी कि पीएच क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है उसके बारे में, और जो अदर एक्सिपिएंट्स हैं उस प्रिपरेशन में जो अदर चीज़ें हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में, दोनों के बारे में हमको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में while we are selecting any coloring agent for our preparation. Now we will talk about the type of coloring agent or the classification of coloring agent. Coloring agent may be classified into 3 categories. Number first है mineral pigments, number second है natural colorants, number third है synthetic organic dyes. तो नंबर फर्स्ट मिनरल पिगमेंट्स क्या होते हैं। मिनरल पिगमेंट्स सच एज आयरन ऑक्साइड्स आर यूज्ड मेनली इन सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज। मिनरल पिगमेंट्स जैसे कि आयरन ऑक्साइड्स है कॉमनली यूज किया जाता है सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में और इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज, यानी कि वो प्रिपरेशन जिनको हम एक्सटर्नल यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनमें मिनरल पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं। सेकंड है नेचुरल कलरेंट्स कंसिस्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल आइसोलेटेड एक्सक्रीटेड एंड derived फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। नेचुरल कलरेंट्स कंटेन करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स, आइसोलेटेड मिनरल्स excreted and derived from animals and plants, जो कि ड्राइव्ड होते हैं, ऑप्टेन आउट होते हैं किससे, एनिमल्स और प्लांट से। एग्जाम्पल्स हैं राइबोफ्लेविन है, सेफ्रोन है, कैरामल है। जो नेक्स्ट है और लास्ट जो टाइप है कलरिंग एजेंट का वो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज कॉमनली नोन एज कोल तार डाइज एंड आर ऑफ्टन प्रिफर्ड टू नेचुरल colorants for liquid because they provide a wide range of bright and uniform color for more intensity. सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज कॉमनली जानी जाती हैं कोल तार डाइज के नाम से एंड यूज की जाती हैं या यूज करने के लिए प्रिफर की जाती हैं टू नेचुरल कलरेंट्स, ऑफ्टन प्रिफर्ड टू नेचुरल कलरेंट्स फॉर लिक्विड्स के लिए बिकॉज वो प्रोवाइड करती हैं वाइड रेंज, एक बिग रेंज ऑफ ब्राइट और यूनिफॉर्म कलर्स जो कि कंटेन करते हैं मोर इंटेंसिटी। सो ये तीनों टाइप हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स के, तीनों टाइप नेचुरल, सिंथेटिक, मिनरल्स, हमने इनका डेफिनेशन आपको बता दिया है। सो ये कंप्लीट हुआ एडिटिव्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। Hope you like this video, hope you like the all part of this topic, and if you do then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farm Cation, and thank you for watching this.